साथियों, जय वाल्मीकि, जय अंबेडकर। साथियों, कल 29 अगस्त है और कल 29 अगस्त के दिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कल बनाया गया था। बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल दिन है। जिस संघर्ष के लिए बाबा साहब लगातार लड़ते रहे, लगातार कुर्बानियां देते रहे, उस संघर्ष में कल के दिन वो थोड़ी सफलता मिली कि बाबा साहब संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने और उनको संविधान बनाने का, लिखने का पूरा मौका कल के दिन मिला। और इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि बाबा साहब जो चाहते थे कि बाबा साहब को संविधान सभा में आने का जो मौका मिले, वो बहुत ही कठिन परीक्षा से निकल करके, एक कठिन रास्ते से, बहुत कठिन संघर्ष से होते हुए बाबा साहब को यहां तक पहुंचने का मौका मिला। क्योंकि बाबा साहब को पता था कि अगर मैं संविधान सभा में नहीं पहुंच पाया, संविधान लिखने वाली कमेटी में नहीं रह पाया, तो ये इस देश के जो मनुवादी, मनु को, स्मृति को मानने वाले, 24 घंटे उसका स्मरण करने वाले, वो जितने भी लोग हैं, अगर वो संविधान कमेटी में रहेंगे तो मेरे लोगों को कोई अधिकार मिलेगा नहीं। क्योंकि उनके जो संविधान बनाने वाले रहेंगे, अगर उनके दिमाग में भेदभाव, जाति भेद, ये तमाम भेदभाव रहेगा, तो फिर वो किस तरीके से इस देश के करीब 4.5 करोड़ उस समय अनटचेबल थे, अछूत थे, जिनका संघर्ष बाबा साहब कर रहे थे, तो उनको किस तरीके से अधिकार मिल पाएंगे? क्योंकि जब विचार ही नहीं होगा अधिकार देने का, तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बाबा साहब एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए थे। और देखिए, जो संविधान बनाने की जो शुरुआत थी, वो गोलमेज सम्मेलन से ही हो गई थी। जो गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, तो जो 1919 में जो इंडिया एक्ट आया था, उसमें संशोधन के लिए और भारत के नागरिकों को और अधिकार देने के लिए वो एक व्यापक स्तर पे एक सम्मेलन, सभी जितने दल संघर्ष में थे उस समय, चाहे वो आजादी की लड़ाई में हो, चाहे वो अपने अपने वर्गों की लड़ाई के लिए हो, चाहे वो लोग हों जो राजे महाराजाओं के भी पक्ष के थे, वो तमाम वर्गों को उन्होंने वहां पर गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने बुलाया, इंग्लैंड। और 2 गोलमेज सम्मेलनों में व्यापक चर्चा के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद, तो जो 1935 का इंडिया एक्ट आया, उसमें जो बड़ी विजय बाबा साहब ने प्राप्त की, वो डबल वोट का अधिकार, जो सेपरेट इलेक्टोरल था और डबल वोट के साथ। तो उस डबल वोट के अधिकार को श्री गांधी जी अर्थात कांग्रेस ने मान्यता नहीं दी और उन्होंने लगातार उसका विरोध किया। और उसका फल ये हुआ कि उसका परिणाम कि पूना पैक्ट करना पड़ा। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ बाबा साहब और गांधी के बीच में। लेकिन बाबा साहब ने भी अपनी पूरी बाबा साहब ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता से, पूरी शक्ति से, जो पूना पैक्ट में भी अपने रिजर्व सीटें बढ़ाई, एजुकेशन का बजट बढ़ाया और उसमें तमाम बहुत सारे अधिकारों को बाबा साहब ने उसमें बढ़ा करके लिया। तो वो भी बाबा साहब की बड़ी उपलब्धि थी। भले ही बाबा साहब स्वयं उस बात से नाखुश थे, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा था कि बाहर निकल के कि आज मैं अपनी लड़ाई हार गया,
जो व्यापक रूप से डबल वोट का अधिकार, सेपरेट इलेक्टोरल था, उनको इन्होंने छीन लिया। और बाबा साहब अकेले थे, उनके साथ कोई इतनी बड़ी फोर्स, इतनी बड़ी ताकत भी नहीं थी कि वो इन मनुवादियों का मुकाबला कर पाते। और दुख की बात तो ये थी कि जो खुद अछूत थे, उसमें से अछूत जातियों में से भी एक बड़ी जाति के नेता वो कांग्रेस के गांधी के साथ खड़े थे, वो बाबा साहब के साथ नहीं खड़े थे। इसी वजह से बाबा साहेब अकेले लड़ रहे थे। उनके साथ वाल्मीकि समाज, सफाई कामगार समाज, महार, ये तमाम लोग बाबा साहब के साथ खड़े थे, पूरी ताकत से खड़े थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोगों की उस समय क्या स्थिति रही होगी? शिक्षा नहीं, पैसे नहीं, संपत्ति नहीं, धरती नहीं, सामाजिक दुनिया भर के बहिष्कार, धार्मिक प्रतिबंध, उसके बावजूद भी बाबा साहब के साथ हम लोग लड़ रहे थे। और बाबा साहब ने जिस तरीके से, जिन कठिनाइयों के साथ पूना पैक्ट में सफलता हासिल की, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि उसके बाद से ही जब 1935 में इंडिया एक्ट लागू हुआ तो उसमें तमाम नागरिकों को पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। तो बाबा साहब ने उस समय ILP, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, आजाद मजदूर पार्टी जिसको कहते हैं। और उन्होंने महाराष्ट्र में 17 में से 15 सीटें मुंबई विधान परिषद के लिए जीती और कांग्रेस को हराया। वो ऐसे दौर में हराया कि जब पूरे देश में कांग्रेस का परचम लहरा रहा था, एक तरफा कांग्रेस की तरफ लोग भागते थे। वहां पर बाबा साहब की राजनीतिक दल ने, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने, अर्थात आजाद मजदूर पार्टी ने बड़ी सफलता हासिल की। लोगों ने दबा के वोट दिया और बाबा साहब की पार्टी जीती। तो इसलिए वो जो इंडिया एक्ट लागू हुआ था उसमें बहुत सारे अधिकार मिल पाए। गोलमेज सम्मेलन में जो बाबा साहब ने अपनी प्रस्तुति की, और उसके बाद बड़ी घटना यह भी हुई कि 1942 में बाबा साहब को अंग्रेज सरकार में लेबर मिनिस्टर बनाया गया। लेबर मेंबर अर्थात इक्वलेंट टू लेबर मिनिस्टर, श्रम मंत्री उस समय बने बाबा साहब। इस देश में कोई लोग सोच भी नहीं सकते, जब अंग्रेजी शासन था उसी दौर में बाबा साहब की इतनी ख्याति, इतनी योग्यता थी, अंग्रेजों को भी उनको श्रम मंत्री बनाना पड़ा। और बाबा साहब ने श्रम मंत्री रहते हुए इस देश के लेबर कानूनों को उन्होंने व्यापक स्तर पर बनाया, बहुत बड़े पैमाने पे बनाया। जो स्टेट इंश्योरेंस एक्ट से लेकर के, कोयला मजदूरों के लिए लेकर के, ये ID एक्ट, ये तमाम जितने भी कायदे कानून, 8 घंटे की ड्यूटी, ये सब बाबा साहब ने उस समय की। और उसके साथ साथ बाबा साहब ने प्लानिंग की, जैसे कि आज आप देख रहे हो कि आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, खासतौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फट रहे हैं, बाढ़ आ रही है भयंकर, नदी नाले उफान पर हैं, कहीं पर डैम टूट रहे हैं, कहीं पर घर टूट रहे हैं, लोग भयंकर तरीके से त्राही त्राही कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने उस वक्त लेबर मेंबर रहते हुए बाबा साहब ने एक दामोदर विद्युत परियोजना का, उन्होंने नदी परियोजना का वो बनाया था बंगाल में। तो वो एक बना डैम, उसमें उस वक्त वहां पर बिजली आई, तमाम चीजें आई। और बाबा साहब ने एक प्लान बनाया था कि सभी नदियों को जोड़ना आपस में। और बाबा साहब ने उस समय कहा था कि मैं इन नदियों को आपस में जोड़ करके मैं आने वाली बाढ़ से राहत दिलाऊंगा। और इन जो बाढ़ से और सूखे से, जहां पर सूखा होता है वहां पर ये नदियां जा करके वहां हरियाली करेंगी, वहां पर खेती होगी, खुशहाली होगी, और इससे बिजली उत्पादन होंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण बढ़ेगा, रोजगार आएंगे। तो बाबा साहब ने कहा था कि बाढ़ से तबाही मचाने वाली इन नदियों को मैं जीवनदायिनी नदियों में परिवर्तित कर दूंगा। उस वक्त बाबा साहब ने इतना विशाल उसमें योजना बनाई, लेकिन वो योजना तब वो खटाई में पड़ गई जब बाबा साहब ने उस समय
अपनी आजाद मजदूर पार्टी को रिप्लेस करके उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम से एक अपनी राजनीतिक दल बना लिया। और जब 1946 में जब संविधान सभा के चुनाव हुए तो बाबा साहब की पार्टी हार गई। कांग्रेस ने कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए हमने संविधान सभा के दरवाजे तो छोड़ो, हमने रोशनदान खिड़की ये भी बंद कर दी है, उसको आने नहीं देंगे, डॉक्टर अंबेडकर को किसी हालत में आने नहीं देंगे। कांग्रेस ने पूरी तरीके से बाबा साहब के खिलाफ प्रचार किया उस समय संविधान सभा के चुनावों के लिए 1946 में। खैर बाबा साहब की पार्टी के तमाम लोग हार गए, लेकिन बाबा साहब को जो मुस्लिम लीग ने और चंडालों ने वहां पर बुलाया बंगाल से, बोला कि आप यहां हमारी कंस्टिट्यूएंसी से लड़ो, और इन दोनों ने मिलकर के बाबा साहब को जिताया और बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। मैंने कल परसों इस पे व्यापक चर्चा की थी। 9 दिसंबर 1946 से लेकर के और 23 दिसंबर 1946 तक का सेशन रहा संविधान सभा का पहला सेशन, और उस सेशन में बाबा साहब क्योंकि इकलौते मेंबर थे उनकी पार्टी के, उसमें कांग्रेस का बहुमत था, तो बाबा साहब का वहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा था संविधान की परिकल्पना का, तो उसमें बाबा साहब ने अपना बहुत बड़ा विस्तारित उसमें संशोधन अपना प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है जो ऐतिहासिक है। मैंने परसों बताया था, थोड़ा आगे फिर बताऊंगा। तो बाबा साहब को पहली संविधान सभा में आने का मौका मिला, लेकिन बाबा साहब को किसी भी कमेटी में रखा नहीं गया संविधान सभा की। और जब 1947 में आते आते जब आजादी का समय आ गया तो 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया, भारत पाकिस्तान बंटवारा। तो जो बाबा साहब की सीट थी वो पूर्वी पाकिस्तान में अर्थात बंगाल में जो इलाका था वो पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो बाबा साहब की संविधान सभा की जो मान्यता थी, वो सीट थी, वो खत्म हो गई। और उसके बाद जब कांग्रेस को जरूरत पड़ी, कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं था, दिसंबर 1946 से लेकर के और 15 अगस्त 1947 तक संविधान बनाने का कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाया, तब डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने बुलाया, इनवाइट किया, और तब उनको मुंबई की सीट से जिता करके और बाबा साहब को संविधान सभा में फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, और ड्राफ्टिंग कमेटी बना करके उसका चेयरमैन बनाया गया। और कल वो 29 अगस्त है, वो दिन, महान दिन, जिस दिन बाबा साहब को उसका संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, अर्थात उनको संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिली। तो एक महान बात है। आज मुझे लगा कि आज इस छोटे से इतिहास पर मुझे बोलना चाहिए कि कल 29 अगस्त हिस्टोरिकल डे हमारे जीवन का, आज जो हम इस तरह आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, हमें बोलने का अधिकार, हमें काम करने का अधिकार, हमें तमाम तरह के अधिकार, कानूनी संवैधानिक अधिकार ये मिले महान, हमारे महानायक, महान आत्मा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। और इसलिए हमें कल के दिन 29 अगस्त को हमें जरूर एक मोमबत्ती, एक दिया जला करके हमें उस दिन का धन्यवाद अदा करना चाहिए। बाबा साहब के उस दिन संविधान सभा में उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनने का जश्न मनाना चाहिए। तो मेरी अपील रहेगी, जितने भी हमारे साथी मुझे सुन रहे हैं, कि कल 29 तारीख को सब लोग अपने घर में बाबा साहब के नाम का एक एक दिया जलाएंगे, और हो सके थोड़े बहुत पैसे हों तो जरूर थोड़ी बहुत हलवा मिठाई जरूर आस पड़ोस में बांटें, और लोगों को बताएं कि कल वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन हमारी आजादी का नींव रखी गई। हमारे महानायक के हाथ में वो शक्ति आई कि जिस शक्ति से हमें संवैधानिक अधिकार हमारे मसीहा ने हमें दिए। तो इसलिए बाबा साहब का धन्यवाद। कल का दिन 29 अगस्त बहुत ऐतिहासिक दिन है, और मैं उम्मीद करूंगा सारे साथी कल के दिन को मनाएंगे, खुशियों के साथ मनाएंगे, एक बड़ा त्योहार समझ के मनाएंगे, और बाबा साहब का धन्यवाद अदा करेंगे। इसी के साथ साथियों, अच्छा लगे ये मेरा जो मैंने वक्तव्य दिया है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं।
धन्यवाद साथियों। जय वाल्मीकि, जय अम्बेडकर।